पॉइजन गर्ल थ्रिलर एक्शन स्टोरी एपिसोड 11 जहरीला चक्र। इंस्पेक्टर विजय वर्मा की तेज निगाहों से कुछ भी नहीं छिपा था। राका की निर्जीव देह पर फैले नीले निशान वही कहानी कह रहे थे जो एनपीएल फार्मा के मृत कर्मचारियों के शरीर पर मिले निशान बयां कर रहे थे। वही जहर, वही तड़प और वही अंजाम। इंस्पेक्टर विजय को पूरा खेल समझ आने लगा था। हर कत्ल की डोर कहीं ना कहीं जाकर रंजीत सिंह से जुड़ती दिख रही थी। एक समय था जब इंस्पेक्टर विजय ने रंजीत पर संदेह जताया था, पर हर बार एसीपी अनिकेत ने किसी अदृश्य दीवार की तरह उसे रंजीत सिंह तक पहुंचने से रोक दिया था। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। अब इंस्पेक्टर विजय वर्मा के हाथ ऐसे सबूत लग चुके थे जिनके सामने एसीपी अनिकेत भी खामोश रहने को मजबूर था। रंजीत सिंह अब धीरे धीरे कानून की गिरफ्त में खिंचता चला आ रहा था, पर एक सवाल अब भी विजय के भीतर गूंज रहा था। आखिर ये कैसा जहर था जो केवल नाखून की एक मामूली खरोंच से पूरे शरीर में फैल जाता था और मौत को इतना तकलीफ दे, इतना क्रूर बना देता था। राका की मौत, एनपीएल फार्मा के 5 कर्मचारियों की मृत्यु और एनपीएल हाउस के सुपरवाइजर की रहस्यमयी हत्या, तीनों में एक ही चीज कॉमन थी, वही अज्ञात जहर। इंस्पेक्टर विजय राका के घर की तलाशी ले रहा था। कमरे की खामोशी में छुपा एक छोटा सा सुराग भी उसकी नजर से नहीं बचा। बिस्तर पर पड़ा एक लंबा भूरे रंग का बाल, ये स्पष्ट संकेत था कि राका अकेला नहीं था, वहां कोई लड़की भी थी। शायद वही रहस्यमय युवती जिसे विजय ने कुछ दिन पहले एक सीसीटीवी फुटेज में देखा था, एक छाया की तरह आती जाती, रहस्यों में लिपटी हुई। उसी क्षण विजय का फोन बजा। स्क्रीन पर डॉक्टर नितिन का नंबर चमक रहा था। सर, मैं डॉक्टर नितिन के ऑफिस से बोल रहा हूं, सामने से आवाज आई। हाँ बोलो, विजय ने गंभीर स्वर में कहा। सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तैयार है, उसे मेरे व्हाट्सएप पर भेज दो, विजय ने निर्देश देते हुए कॉल काट दिया। एसीपी अनिकेत ने भले ही उसे इस जांच से दूर रहने की सख्त हिदायत दी थी, पर एनपीएल फार्मा की जहरीली कहानियां अब विजय के क्षेत्राधिकार में आ चुकी थी। वो पीछे हटने वाला नहीं था। सावधानी पूर्वक विजय ने फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में काम करने वाले अपने विश्वसनीय मित्र डॉक्टर नितिन से निजी तौर पर रिपोर्ट मंगवा ली थी। वो बिना पुख्ता सबूत रंजीत सिंह पर हाथ नहीं डालना चाहता था और साथ ही उसे उस रहस्यमय लड़की को भी पकड़ना था। उसने इतनी खतरनाक स्त्री शायद पहले कभी नहीं देखी थी। कुछ ही क्षणों में रिपोर्ट उसके मोबाइल स्क्रीन पर उभर आई। विजय ने गहराई से पढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे उसकी निगाहें हर पंक्ति पर दौड़ती गई, उसकी आंखें विस्मय से फैलती चली गई। रिपोर्ट के आखिरी शब्दों ने जैसे समय को थाम लिया था। ये कोई आम जहर नहीं था। विजय को 2 वर्ष पूर्व का वो दृश्य याद आ गया जो उसके लिए किसी यातना से कम नहीं था। उस समय विजय वर्मा के दोनों हाथ सलामत हुआ करते थे और शायद उस रात उसकी किस्मत ने वो घुमाव लिया था जिसने उसके जीवन को हमेशा के लिए प्रभावित कर दिया था। उसको रंजीत सिंह पर पहले से ही शक था और उसने अपने खबरी रंजीत सिंह के पीछे लगा रखे थे। उस रात उसे एक भरोसेमंद खबरी से एक चौंकाने वाली सूचना मिली थी। किसी गुमनाम लाश को शहर से दूर एक जंगल के सन्नाटे में दफनाया जा रहा था। बिना समय गवाए विजय अपने रिवॉल्वर और खबरी के साथ उस ठिकाने की ओर निकल पड़ा जहां रास्ता वीरान था, अंधेरा घना था और हवा में किसी अनकहे रहस्य की गंध महसूस हो रही थी। जंगल के बीचों बीच कांटों से घिरे एक खुले स्थान पर उसकी नजर एक परिचित आकृति पर पड़ी। रंजीत सिंह, वही एनपीएल फार्मा का ताकतवर मालिक, पर आज उसका रूप अलग था। धूल में सना हुआ,
पसीने से तरबतर, और अपने हाथों से एक गड्ढा भरता हुआ। कुछ भारी चीज, शायद एक लाश, वो जमीन में दबा रहा था। उसकी हर हरकत में एक उतावलापन था, डर था, और अपराध का बोध झलक रहा था। झाड़ियों में छिपकर विजय ने ये नजारा देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा तनाव था। इतना बड़ा आदमी खुद गड्ढा क्यों भर रहा था? ये सवाल उसके जहन में कौंधा। थोड़ी ही देर में रंजीत सिंह वहां से तेजी से निकल गया। उसके जाते ही विजय और उसका खबरी अपने छिपने की जगह से बाहर आ गए थे। खबरी ने धीमे स्वर में कहा, सर, ये गड्ढा, शायद इसमें कोई लाश है। पर वो खुद ये सब क्यों कर रहा था? विजय फुसफुसाया, उसके पास तो 50 गुर्गे हैं, फिर ये काम अकेले क्यों? जवाब से पहले जरूरत थी सच तक पहुंचने की। विजय ने खबरी के साथ मिलकर खुदाई शुरू की। मिट्टी की परतें हटती रही, और फिर कुछ ही देर में एक सड़ा गला, पूरी तरह से नीला पड़ा हुआ मानव शरीर बाहर आया। विजय ने झुककर लाश को ऊपर खींचने की कोशिश की, पर शरीर गहराई में था। उसने अपना दायां हाथ खबरी की ओर बढ़ाया ताकि वो सहारा दे सके, और बाएं हाथ से वो लाश को बाहर खींचने लगा। और तभी लाश के मुंह से निकले एक उभरे हुए दांत ने विजय की बाईं कलाई पर गहरा कट कर दिया था। आह! एक करहा हवा को चीरती हुई निकली। विजय ने झट से हाथ खींच लिया, पर बहुत देर हो चुकी थी। दर्द असहनीय था, जैसे नसों में कुछ दौड़ गया हो, कुछ जहरीला, कुछ अजीब सा। उसने देखा उसका हाथ हल्का नीला पड़ने लगा था। खबरी घबरा गया। सर, ये क्या हो रहा है? विजय की सांसें तेज हो रही थी, पर उसकी आंखों में अब भी वही आग थी। दर्द के बीच भी उसने जो देखा वो ज्यादा डरावना था। एक जहर, और शायद एक राज जो उसे अब तक नहीं पता था। विजय वर्मा का बायां हाथ अब मौत की छाया बन चुका था। नीला जहर उसकी कलाई से होते हुए कोहनी की ओर बढ़ चुका था, जैसे नसों में कोई सर्प दौड़ रहा हो। ठंडा, जहरीला और अजय। पीड़ा अब असहनीय हो रही थी, जैसे कोई आग भीतर ही भीतर उसके रगों को निगल रही हो। सर, हमें तुरंत अस्पताल चलना होगा, खबरी कांपते स्वर में बोला। पर विजय जान चुका था कि अब हॉस्पिटल जाने जितना समय नहीं बचा था। जहर बहुत तेजी से फैल रहा था। उसकी सांसें भारी हो गई थी, आंखों के आगे धुंध छाने लगी थी, और तभी एक विचार बिजली की तरह उसके मस्तिष्क में कौंधा। विजय ने दर्द से कांपते स्वर में कहा, मेरी जीप में पीछे एक नेपाली खुखरी है, अभी फौरन ले आओ। क्या? खबरी आश्चर्यचकित रह गया। जाओ, जाकर लेकर आओ, विजय ने चीखते हुए कहा। उसके स्वर में ऐसी दहशत थी कि जंगल की रात भी सिहर उठी। खबरी दौड़ कर गया, और कुछ ही क्षणों में वो जीप से चमकदार नुकीली खुखरी लेकर लौट आया। विजय की आंखों में अब केवल एक ही चीज थी, निर्णय। उसने झपट कर खुखरी ली, और अगले ही पल एक गूंजती चीख जंगल में फैल गई। विजय ने अपने दाएं हाथ से पूरी ताकत से खुखरी चलाई, और अपने बाएं हाथ को कोहनी से नीचे एक ही बार में काट डाला। रक्त का फुआरा जंगल की मिट्टी को लाल कर गया था। खबरी वही पत्थर की तरह जड़ हो गया। वो दृश्य किसी बुरे स्वप्न की तरह सामने था। इंस्पेक्टर विजय वर्मा, एक हाथ में खुखरी, दूसरे हाथ से बहता लहू, और चेहरा दर्द से सफेद पड़ा हुआ था। सर, खबरी दौड़ पड़ा। विजय अब कुछ सुन नहीं रहा था। उसकी सांसें भारी थी, आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी, और शरीर लहूलुहान होकर जमीन पर गिरता चला गया। खबरी ने उसे संभाला और किसी तरह जीप तक लाया। इंजन गड़गड़ाया, पहिए घूमे, और जीप रात के सन्नाटे को चीरती हुई अस्पताल की ओर भाग चली। पीछे रह गया था जंगल,
और वो जहर जो अब विजय के कटे हुए हाथ के साथ मिट्टी में समा गया था। इंस्पेक्टर विजय वर्मा का फोन बजा और वो अपने विचारों में डूबे हुए ख्यालों से वापस बाहर आया। स्क्रीन पर उसके सबसे भरोसेमंद दोस्त का नाम था, डॉक्टर नितिन। कॉल रिसीव करते ही विजय ने धीमे पर ठोस स्वर में कहा, हाँ, मैं समझ गया। ये वही जहर है जिसने मुझे अपाहिज बना दिया था। नितिन की आवाज में भी एक थरथराहट थी। हाँ, पूरी रिपोर्ट उसी जहर की तस्दीक करती है। विजय की आंखें अब वापस अतीत की परतों में उतरने लगी थी। 2 साल पहले एक गुमनाम जंगल में एक लाश को खुद छिपाता रंजीत सिंह और विजय का उस लाश को छूते ही जहर की चपेट में आ जाना। वो जहर उसके जिस्म को निगल गया था और आज भी उसकी बांह उस वक्त की कहानी कहती थी, एक अधूरी अनकही कहानी। जब विजय बाद में दोबारा उस जगह लौटा तो वहां से लाश गायब हो चुकी थी। कोई था जो साया बनकर सब कुछ मिटा देता था और कोई सुराग तक नहीं छोड़ता था। एसीपी अनिकेत ने हर बार उसे रोका, बिना सबूत रंजीत सिंह को हाथ मत लगाना। वो हर बार यही दोहराता रहा, पर विजय ने हार नहीं मानी। वो एक शिकारी की तरह अपने शिकार के चारों ओर घेरा कसता रहा, धीरे धीरे, चुपचाप। आज 2 वर्षों बाद वही जहर फिर सामने आया था। एक सुपरवाइजर की लाश, वही रंग, वही सड़न, वही निशान। विजय अब कुछ नहीं छोड़ना चाहता था। वो सीधा एनपीएल हाउस पहुंचा और वहां उसने देखा रंजीत सिंह एक कोने में टूटा हुआ बैठा था। उसकी गोद में उसका मृत भाई उमेश था। वही जहर जिसने उसे अपाहिज बनाया था अब उसके भाई की नसों में पहुंच चुका था। विजय की आंखों में ना कोई संतोष था, ना दया, सिर्फ एक सवाल था। वो लड़की जिसे पॉइजन गर्ल कहा जा रहा था, जिसकी धुंधली तस्वीर एक सीसीटीवी कैमरे ने कैद की थी, उसकी चाल, उसकी आंखें और उसके पीछे फैला मौत का साया। कौन थी वो? कहां से आई थी ये जहर की देवी? 2 वर्ष पूर्व जो लाश विजय वर्मा को मिली थी, क्या उसका इस पॉइजन गर्ल से कोई संबंध था? और क्यों वो रंजीत सिंह के पीछे पड़ी हुई थी? इंस्पेक्टर विजय वर्मा जानता था कि ये सिर्फ हत्याओं की श्रृंखला नहीं थी। ये था एक जहरीला षड्यंत्र जो अब उसके सामने आकार लेने लगा था। और अब उसका अगला कदम सिर्फ एक था, पॉइजन गर्ल की तलाश।